किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कपास की करें वैज्ञानिक तकनीक से बुआई। रासायनिक उर्वरकों की शुद्धता की जांच है जरूरी। हमारे प्रदेश में कपास की खेती कई जिलों में मुख्य रूप से की जाती है और हमारे जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई जल की भरपूर व्यवस्था है वो किसान कपास की बुआई कर सकते हैं। तो कपास की फसल से अधिक उपज लेने के लिए कौन सी किस्मों का चुनाव करें और वैज्ञानिक तरीके से बुआई कैसे करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ राजेंद्र प्रसाद साहू से। आज कपास की खेती के बारे में, उन्नत कृषि के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे कि प्रजातियां बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन करना। तो इसके लिए आपको बीज का चयन आपकी लोकेशन के हिसाब से करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए कुछ वैरायटी हैं जो आपके एरिया के हिसाब से, आपके JKH हाइब्रिड जो है हमारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से जो निकला हुआ है JKH 1 है, और हाइब्रिड 4 भी आपका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और एक मैक 1 वैरायटी आती है MECH 1, ये बहुत अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा विभिन्न कंपनियों ने कुछ BT कॉटन निकाला हुआ है, जैसा कि किसान भाई ये ज़्यादा जानते हैं, आजकल BT कॉटन का ज़्यादा उपयोग करते हैं। वैरायटी का सिलेक्शन करें और बोएं। किसान भाइयों, सिंचित कपास की फसल से आपको अधिक उत्पादन मिले, इसके लिए भूमि का चयन और खेत की तैयारी करते हुए खाद उर्वरकों का प्रबंधन किस तरह से करें, आइए जानते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात आती है इसके लिए जलवायु के अनुसार आपको कॉटन के लिए मिट्टी का भी चुनाव करना है। तो जलवायु इसके लिए गर्म और नमी युक्त होना चाहिए। इसके लिए आपको तापक्रम जो है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और मिट्टी इसकी भारी काली और दोमट भी चलेगी, लेकिन काली हो और भारी हो तो ज़्यादा अच्छा है, जिसको हम हैवी क्ले सॉइल बोलते हैं। और इसमें जीवाश्म की मात्रा अधिक होना चाहिए। खेत की तैयारी का बहुत महत्व है। पहली फसल के प्रीवियस क्रॉप के उसके रेसिड्यूज को या तो अच्छी तरह मिट्टी में मिला दें या अलग कर दें, खेत से बाहर कर दें। और इसके बाद आप को क्रॉस डिस्क हैरो चलाएं और कल्टीवेटर चलाएं। तो इसके बाद इसमें आपको 10 से 12 टन कम से कम सड़ी हुई गोबर की खाद पर हेक्टेयर मिलाना बहुत आवश्यक है। और उसके बाद एक बार हैरो अच्छे से चला दें तो ठीक से उसमें सॉइल में मिक्स हो जाएगा, और उसके बाद पाटा चला के उसको समतल कर दें। तो किसान भाइयों, इसके बाद बात आती है हमको उर्वरक कैसे देना है और कितना देना है। यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि उर्वरक में अनावश्यक हमारा खर्चा बढ़ जाता है। इसके लिए अनुशंसित जो मात्रा है, हम मृदा का परीक्षण करवा के हमको उर्वरक देना चाहिए। 120 किलो नाइट्रोजन
और 60 किलो फास्फोरस और पोटास की ज़्यादा मात्रा 80 किलोग्राम हमको देना चाहिए। स्फुर और पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा को जुताई के समय आप बोनी से पहले दे दें। उसके बाद बची हुई जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो आप 2 भागों में दें। 2 जो स्टेज हैं जब आपको आवश्यकता है फसल के लिए तब आप दें। तो इस तरह से आप फसल में उर्वरक का प्रबंधन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। किसान भाइयों, सिंचित कपास की खेती करने के लिए बीज की मात्रा और बीजोपचार करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से कपास की बुआई कैसे करें, इसके लिए आइए मिलते हैं। अगर आपके पास इरिगेशन की फैसिलिटी है तो समय अभी बहुत अच्छा है, अभी आप इसकी बोनी कर सकते हैं और सिंचाई की उचित मात्रा आपको 1 से 2 सिंचाई मानसून आने से पहले आपको देना होगी। अगर आपके पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो आपको मानसून जैसे ही आता है, मानसून फर्स्ट शावर आने के बाद तुरंत दूसरे शावर आने से पहले आप इसकी बोनी या डिबलिंग कर दें। जून का महीना बेस्ट है और मई का लास्ट वीक अगर आपके पास इरिगेशन की फैसिलिटी है तो और बेस्ट है। और जून का पूरा महीना आपके लिए अगर बारिश का फ़ायदा लेना है, जून के लास्ट वीक तक आप फर्स्ट वीक जुलाई तक आप बोनी कर दीजिए। इसके बाद किसान भाइयों बात आती है बीज एवं बोनी प्रबंधन की। तो किसान भाइयों बीज बहुत अच्छा आप लोग लें, अच्छी सर्टिफाइड बीज होना चाहिए। वो बीज को उपचारित भी करें। उपचारित करने के लिए आप 2 ग्राम बाविस्टिन ले लें और 2 ग्राम थायरम ले लें। इस और दोनों के मिक्सचर से आप बीज को ट्रीट कर लें। 1 किलोग्राम बीज के लिए 2 ग्राम बाविस्टिन और 2 ग्राम थायरम सफिशिएंट होती है। इससे क्या है, फंगल डिजीज कुछ होते हैं वो आपके नियंत्रित हो जाते हैं। तो इसकी बीज की मात्रा बड़े हिसाब से आपकी 2 किलो से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किसान भाई उपयोग करते हैं। और इसके बीज के उपचार के बाद जो बुआई की दूरी है तो उसको ध्यान रखना चाहिए। 3 फीट की कम से कम कतार से कतार दूरी होना चाहिए। पौधे की दूरी 2 से 3 फीट हो सकती है। इसके बाद अगर रिज एंड फरो से बोनी करनी है, जैसे जहाँ पानी का भराव ज़्यादा होता है वहाँ रिज एंड फरो बना लें। रिज एंड फरो सिस्टम एक वेल ड्रेनेज के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि पानी का जहाँ ज़्यादा भराव होता है वहाँ फसल के नुकसान की होने की संभावना रहती है। कपास की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप फसल में सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण कब और कैसे करें, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं। आजकल ड्रिप इरिगेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कॉटन है हमारी जो वाइड स्पेस्ड है तो इसमें ड्रिप इरिगेशन का बहुत महत्व है। क्योंकि एक एक पौधा दूर दूर है, एक एक ड्रिपर आप लगा दीजिए और इससे पानी की कम से कम नहीं तो 70% बचत हो जाएगी आपकी। तो क्योंकि इसमें 3-3 घंटे का आप शिफ्ट लगा दीजिए तो पानी की बहुत महत्वता है, इसलिए ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करें। और हमारे कुछ इंटर कल्टीवेशन ऑपरेशंस हैं, चाहे बीडिंग हो या आप मल्चिंग करेंगे तो बहुत आसानी से आपकी कर्षण क्रियाएं हो जाएंगी। तो किसान भाइयों, अगर अच्छी तकनीकी से जो बताई गई है उसके अनुसार अगर हम बोनी प्रबंधन करते हैं तो हमारे खेत में पर्याप्त पौध संख्या प्राप्त होगी, जिससे कि हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के कुछ किसान भाई कृषि में प्रयोग होने वाले प्रमुख आदान रासायनिक उर्वरकों को खरीदते समय अक्सर ठगी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनको दुकानदारों द्वारा नकली उर्वरक बेच दिया जाता है। तो आप इन उर्वरकों को खरीदने से पहले रासायनिक उर्वरकों की शुद्धता की जांच कैसे करें, इस बारे में समस्त जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह से। आज हम आपके बीच में चर्चा करेंगे
कि जो रसायन हैं, जो खाद हैं, खाद खरीदते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए और उनको जो है हम अपने लेवल पे या किसान भाई कैसे जो है उसको जो है परीक्षण कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि इस समय जब खाद का सीजन आता है तो अभी से किसान भाई अपना जो है खाद की व्यवस्था करना शुरू कर देंगे। जैसे यूरिया है आपका, तो यूरिया की हम अगर पहचान करना चाहें तो यूरिया को अगर हम पानी में डालते हैं तो ठंडक महसूस होती है। अगर उसमें हम जैसे ही उंगली डालेंगे तो ठंडक महसूस होगी। अगर वो ठंडा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। आइए सबसे पहले बात करते हैं यूरिया की शुद्धता की पहचान के बारे में। शुद्ध यूरिया के दाना सफेद, चमकदार तथा एक समान आकार के गोल होते हैं। शुद्ध यूरिया के दाने आसानी से पानी में घुल जाते हैं तथा घोल को छूने पर शीतलता की अनुभूति होती है और सूंघने पर अमोनिया की गंध आती है। शुद्ध यूरिया के दानों को यदि गर्म तवे पर रखा जाए तब वह पिघल जाते हैं तथा तेज आंच करने पर कुछ भी अवशेष नहीं बचता। दूसरा हमारा जो उर्वरक है वो DAP जो डाई अमोनियम फास्फेट आता है और इसका जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का ये मुख्य रूप से इसका प्रयोग करते हैं DAP का। तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर क्योंकि ये महंगा भी पड़ता है तो इसमें इसकी जो पहचान हमको करनी है कि एक तो ये दानेदार होता है और इसके जो दाने रहते हैं वो गोल रहते हैं और काले भूरे रंग के रहते हैं और कुछ बादामी रंग लिए हुए। दूसरा इसको जो इसकी जो हम पहचान अगर करें तो हम देखेंगे कि इसको अगर तवे पे रखते हैं तो इसका जो है फूला बन जाता है। इसका मतलब तवे पे रखने पे अगर फूला बनता है तो ये अपना शुद्ध है। तो इसकी जो DAP की पहचान हम इस तरह से कर सकते हैं। तीसरा इसमें पोटास आता है, तो पोटास भी हमारा जो है मुख्य पोषक तत्व है और इसकी जो है जहाँ जिन क्षेत्रों में कमी है वहाँ इसकी आवश्यकता पड़ती है क्योंकि इसकी कमी की वजह से हमारे दाने जो है हल्के रह जाते हैं और कीड़े बीमारियों का असर भी होता है। ये प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। आइए अब बात करें शुद्ध म्यूरेट ऑफ पोटाश यदि पानी में घोला जाए तब खाद का लाल भाग पानी के ऊपर तैरता है। और तीसरा जिंक सल्फेट है। देखिए जिंक सल्फेट में हम मैग्नीशियम सल्फेट की मिलावट होती है तो हम देखते हैं कि जब जिंक सल्फेट को अगर हम जो है DAP के साथ मिलाएं तो आप देखेंगे कि उसमें जो है थक्का सा जम जाएगा। तो इसका मतलब जो है वो हमारा शुद्ध है, मैग्नीशियम सल्फेट नहीं मिला हुआ है। तो इस तरह से हम जिंक सल्फेट की भी पहचान जो है हम कर सकते हैं। आप जो है इस तरह से ये आप अपने स्तर पर ये पहचान कर सकते हैं। किसान भाइयों इसमें जो खाद है आपको ये भी देखना है क्योंकि उस पर पैकिंग की डेट भी पड़ी रहती है और उसमें अवसान तिथि जो एक्सपायरी डेट होती है वो भी पड़ी रहती है। तो वैसे जो जितने भी DAP यूरिया पोटास हैं इसमें एक्सपायरी का झंझट नहीं रहता है, लेकिन जिंक सल्फेट है या अन्य जो हमारे जो आजकल बायो फर्टिलाइजर हैं या अन्य जो उर्वरक आ रहे हैं उनमें जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट और जो है कब तक हम प्रयोग कर सकते हैं उसको, वो दोनों डेटें उस पर रहती हैं। तो जब भी आप बिल लें तो उस पर भी आपका बैच नंबर भी होना चाहिए क्योंकि बैच नंबर अगर उस पर मेंशन किया गया है तो फिर वो आपको गलत चीज़ नहीं दे सकते। तो आप इस तरह से करेंगे तो निश्चित रूप से जो आप पैसा खेती में लगा रहे हैं उसका पूरा लाभ आपको जो है मिलेगा। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम रवेली, जिला रायपुर के किसान नितिन वर्मा ने। आप शिमला मिर्च की फसल में कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो नितिन वर्मा जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मैं आज आपको शिमला मिर्च में लगने वाली प्रमुख कीट समस्याओं के बारे में बताऊंगा। जो हमारी शिमला मिर्च एक नगदी फसल है और इसमें प्रमुख रूप से 3-4 कीड़े जो हैं प्रभावित करते हैं इसकी फसल को, उत्पादन को। पहला उसमें आता है थ्रिप्स। आप सभी जानते हैं कि थ्रिप्स जो है इसके पत्तों को खुरच के उसमें बाद में जो है भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। परिणाम स्वरूप इसकी वृद्धि रुक जाती है और इसमें काफी हानि हमारे किसानों को होती है। इसकी रोकथाम के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो घास नहीं रहने देना नीचे, क्योंकि वहां पे ये कीड़ा छुपता है। दूसरा, गहरी जुताई करने से वो उसकी जो सुप्त अवस्थाएं वो ऊपर आ जाती हैं। तीसरा, हमारे को अगर स्प्रे करना हो तो लैम्डा साइलोथ्रिन कराटे के नाम से आता है, 0.5 ml 1 लीटर में डाल के स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा हमारा प्रमुख कीट जो इस फसल में आता है, आप सभी परिचित हैं, व्हाइट फ्लाई, जो कि हमारे किसी भी किचन गार्डन में जो है वो आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, ये सफेद मक्खी है, ये इसके निचली सतह पे पत्तों के रहती है और इसके जो निम्फ हैं, बच्चे जिनको हम कहते हैं, वो चिपके रहते हैं पत्तों से और उसके रस चूस कर काफी हानि पहुंचाते हैं। परिणाम स्वरूप पत्ते जो हैं मुरझा जाते हैं और नीचे को झुलस जाते हैं और उसमें काफी हानि हमारी क्रॉप को होती है। इसकी रोकथाम के लिए सबसे आसान तरीका, जैसे हम पॉली हाउस में ये स्टिकी ट्रैप जो है, येलो स्टिकी ट्रैप, ये लगा सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा इस फसल में रस चूसक कीट का भी प्रकोप होता है। ये कीट पौधे की पत्तियों का रस चूसकर उन्हें हानि पहुंचाता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का तेल 5 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। अधिक प्रकोप होने पर एमिडोक्लोरोपिड 1 मिलीमीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। फिर हमारा एक और प्रमुख कीट है जो कि हमारे इसके पत्तों पे आपने देखा, एफिड आप सब जानते हैं, जैसे हमारे गोभी में तेला लगता है, उसी प्रकार इसके पत्तों में यहाँ जो हरे रंग का एफिड दिखेगा आपको, जो कि इसको काफी हानि पहुंचाता है, क्योंकि इससे रस चूसता है। रस चूसने के बाद पत्ते पीले पड़ जाते हैं, मुरझा के नीचे गिर जाते हैं। तीसरा हमारा इसमें जो प्रमुख कीट समस्या रहती है वो है हमारा वो हेलिकोबर पार्मिजेरा, यानी कि सुंडियां कुछ जो हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी हमारी हेलिकोबर्पा की सुंडी है, जो कि इसमें छेद करके अंदर प्रवेश कर चुकी है और इसको काफी हानि पहुंचाती है। अगर मैं इसको आपको, इसके फलस्वरूप जो है काफी हमारी इसकी प्रोडक्शन जो है कम हो जाती है। और यहाँ पर भी देखिए आप, ये इसका प्रभाव से ये छेद किया हुआ है, ये फल में एक छेद आपको दिख रहा है, ये हमारे हेलिकोबर्पा या स्पोडोप्टेरा इस प्रकार की सुंडियां इसको प्रभावित करती हैं। इनकी रोकथाम के लिए हमें वही अपनाना चाहिए, बीटी करके, Bacillus thuringiensis बारकुस्ता की डाइपेल के नाम से आता है, वो 0.5 ml 1 लीटर में डाल के आधा लीटर जो है 1 हेक्टेयर में और 100 लीटर में जो है 70 ml डाल के आप स्प्रे कर सकते हैं। फिर भी इसकी रोकथाम के लिए अगर स्प्रे करना पड़े तो हमें इमिडाक्लोप्रिड नाम का जो है केमिकल 0.5 ml 1 लीटर में डाल के स्प्रे किया जा सकता है। सब जो आपको दिख रहे हैं ये हमारे मित्र कीट है, इसको हम कॉक्सिनेलिड्स कहते हैं, जो कि इस तेले को खाते हैं और तेले की जब भी अटैक हो तो ये एक कॉक्सिनेलिड, दूसरे हमारे सिरफिड मक्खी, ये सिरफिड मक्खी है जिसको कि आप कई बार सोचते हैं कि ये मधुमक्खी है, लेकिन ये सिरफिड मक्खी होती है। ये भिन्न भिन्नाती रहती है जहां भी इसके फूल होते हैं, जहां पे तेले का प्रकोप होता है। ये हमारे मित्र कीट है। जो ये एडल्ट दिख रहा है, ये जो है एडल्ट सिर्फ पॉलिनेशन में हेल्प करता है, जबकि इसके जो लार्वल स्टेज है वो इन तेलों को खाने में सक्षम होता है। तीसरा हमारा मित्र कीट जो है,
जो कि इन तेलों को खाता है वो है क्राइसोपरला। ये आप देखिए, ये झाली नुमा जो हमारा ये है, ये कीट है, ये इसके अंडे हैं। ये सिल्कन थ्रेड से अंडे दिए होते हैं टहनी में, जो कि लटके रहते हैं। और ये जो लार्वा है जिसकी मैंने पहले भी बात कही, ये लार्वल स्टेज जो है इन एफिड्स को खा के इनकी रोकथाम करते हैं। एक जो नीचे दिख रहा है ये पैरास्टाइज्ड एफिड है। कई बार क्या होता है, हमारे एफिड जो है इस प्रकार के मम्मीज बन जाते हैं, इनको मम्मीफाइड एफिड कहते हैं। ये भी इनकी संख्या को कम करने में हमारे सहायक होते हैं। तो प्रमुख रूप से ये हमारे 4 कीट जो हैं इस शिमला मिर्च की फसल को प्रभावित करते हैं। जो आपको अभी उपाय बताए गए हैं, मैं आशा करता हूं कि अगर आप इसको अपनाएंगे तो आपकी शिमला मिर्च की जो है पौध भी अच्छी होगी, फसल भी अच्छी होगी और उत्पादन भी अच्छा होगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों की प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। भिंडी की फसल में लगने वाले रोग कीटों का नियंत्रण, कोरोना के चलते फूलों को सुखाकर बना सकते हैं मूल्य वर्धित सजावटी वस्तुएं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।